वाह वाह वाह, क्या बात है भोला भैया, तुम्हारी फसल तो गजबई लहरा रही है और पानी भी भरपूर मिल रहा है। अरे बस प्रमोद भैया, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आहा, ऐसा कैसा आशीर्वाद जो सिर्फ आप ही पर बरस रहा है? बाकी किसानों के खेतों को देखो, फसल सूखी पड़ी है। अरे क्या प्रमोद भैया, तुम भी ऊपर वाले को दोष दे रहे हो। भैया ऐसा है, ऊपर वाला किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, उसके लिए सभी एक समान है। चलो ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। हे ऊपर वाले, अरे आपकी नजर वो सिर्फ भोला ही पर है क्या? हम पर भी तो अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। सब कुछ भोला ही को मिल रहा, हम लोग क्या करें? नहीं तो समझे नहीं आता है। जब प्रमोद बड़बड़ाता हुआ वहाँ से जा रहा होता है, तभी पास ही के खेत में भोला की पत्नी रज्जो अपनी भैंस के लिए चारा काट रही थी। रज्जो प्रमोद को अपने खेत से निकलता हुआ और बड़बड़ाता हुआ देख लेती है। काहे प्रमोद भैया, काहे बड़बड़ा रहे हो? हरियाली आंखों में चुभ रही हो तो ऊपर वाले से कहकर रोशनी कम करवा दूं। अरे 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 रज्जो भाभी, काहे टांग खींचती रहती हैं आप? हमने भला आपको कभी कुछ कहा है? बताइए। नहीं, हमें लगा शायद आप कुछ कहना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, हमें खेतों पर काम है, हम चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए जाइए, खूब मेहनत करिए और हमारे खेतों पर नजर मत लगाइए। रज्जो मुंहफट थी, भोला के बिल्कुल विपरीत। उसे जो बोलना होता लोगों के मुंह पर बोलती, पीठ पीछे तो वो किसी का कोई हिसाब रखती ही नहीं थी। बड़ा आया, सब समझती हूँ मैं। मीठी मीठी बातें करके हमारे खेत का मुआयना करने आता है। झुमकी, ओ झुमकी, आजा, घर चलते हैं। झुमकी रज्जो की भैंस थी, जिसे भोला और रज्जो ने बड़े नाजों से पाला था। रज्जो और भोला जब भी खेतों पर आते, अपनी भैंस झुमकी को भी ले आते, जिससे वो भरपेट घास खाती और भोला रज्जो खेतों पर आराम से काम कर लेते। आ गई तू? चल अब अपन घर चलते हैं, तेरे रात के भोजन का भी मैंने इंतजाम कर दिया है। रज्जो सिर पर घास का गट्ठर रखती है और झुमकी को अपने साथ लेकर भोला के पास जाती है। ए जी, सुनते हो? हाँ भाग्यवान, कहो क्या हुआ? अगर खेतों का सारा काम हो गया हो तो चलिए घर चलते हैं। हैं? क्या बात है रज्जो, आज इतनी जल्दी? चलिए ना, आज मुझे बड़ा काम है घर पर। बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाने हैं, मिठाई बनानी है और भी बहुत कुछ। अरे 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 भाई, किसकी दावत रखी है घर पर जो इतना कुछ बनाना है? ओहो, मैं तो आपको बताना भूल ही गई। सुबह सौरभ की चिट्ठी आई थी, वो आज शाम को घर आ रहा है। हैं? क्या तुम सच कह रही हो? मेरा बेटा, मेरा सौरभ आ रहा है। अरे वाह 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 वाह। बेटे की आने की खबर सुन भोला की आंखें नम हो गईं। ठीक है, फिर तुम बाकी का काम करके आ जाना, मुझे देर हो रही है, मैं झुमकी को लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं बस थोड़ा सा काम और बचा है उसको करके आता हूँ। जाओ जाओ, अब बढ़िया से मीठा बनाना। हाँ, जाओ 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 जाओ। रज्जो सिर पर चारे का गट्ठर रखती है और झुमकी को लेकर घर की ओर निकल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में झुमकी जंगल वाले रास्ते की ओर निकल जाती है। हाय, ये क्या झुमकी? अरे रुक जा झुमकी, कहाँ जा रही है तू? वो रास्ता सही नहीं है, वो जंगल का रास्ता है, वहाँ मत जा। झुमकी जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल गई और उसके पीछे पीछे रज्जो भी झुमकी को ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर चली गई। भोला भी कुछ ही देर में अपने घर पहुंचा, जहां भोला की बेटी राधा खाना बना रही थी। पिताजी, आप आ गए, ये लीजिए पानी। हाँ, ला बिटिया ला, बड़ी जोरों की थकान हो गई है। ये बता, तेरी माँ के पकवान बन के तैयार हुए कि नहीं? ये क्या पिताजी, मुझे तो लगा माँ झुमकी को बाहर बांध रही होंगी। माँ आपके साथ नहीं आई क्या? हैं? अरे तेरी माँ तो पहले ही आ गई थी, कह रही थी कि उसे सौरभ के लिए पकवान बनाने हैं। क्या अभी तेरी माँ घर पे नहीं आई क्या राधा? नहीं पिताजी, माँ तो घर आई ही नहीं और ना ही झुमकी आई है। अरे तेरी, तो फिर तेरी माँ कहाँ चली गई? हाँ, हो सकता है काकी के यहाँ चली गई होगी, आती होगी, चिंता ना कर। अंधेरा होने को आता है।
सौरभ भी घर पर आता है, लेकिन रज्जो और झुमकी दोनों का कोई अता पता नहीं था। आ गया मेरा राजा बेटा। और बेटा सौरभ, आने में कोनो दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं पिताजी, आने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और राधा, कैसी है तू? ठीक हूँ भैया। माँ कहीं नहीं दिख रही, वो कहाँ है? माँ, ए माँ। आज ये तो तेरी माँ आती होगी। तू बैठ ना, सफर करके आया है, थक गया होगा। मैं तेरी माँ को लेकर आता हूँ, रुक जा। भोला रज्जो और झुमकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। सारे गांव में रज्जो और झुमकी को ढूंढता है, लेकिन उसे रज्जो और झुमकी कहीं नहीं मिलती। काकी, ए काकी, रज्जो आई है क्या आपके यहाँ? नहीं बेटा, रज्जो तो मेरे यहाँ कल से नहीं आई। क्यों, क्या हुआ? रज्जो घर नहीं आई क्या? क्या बताएं काकी, अब तो मुझे उसकी फिक्र होने लगी है। झुमकी और रज्जो दोनों खेत से एक साथ ही निकले थे, लेकिन अभी तक वो दोनों घर नहीं पहुँचे। न जाने कहाँ चली गई मेरी रज्जो और झुमकी। कहीं रज्जो जल्दबाजी में उस जंगल वाले रास्ते से तो नहीं निकली? क्या? नहीं 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 काकी, उस रास्ते के बारे में रज्जो बहुत ही अच्छे से जानती है। फिर वो उस रास्ते में कैसे जाएगी? तो फिर बेटा कहाँ जा सकती है रज्जो? अंधेरा होने वाला है। हाँ काकी, मुझको भी डर लग रहा है, कहीं रज्जो किसी मुसीबत में तो नहीं है। ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ। आपको रज्जो की कोई खबर मिले तो बताइएगा जरूर। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल। भोला उदास शक्ल के साथ अपने घर लौट आता है। क्या हुआ पिताजी, माँ मिली क्या? अब मुझे तो कुछ सोच समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये रज्जो अचानक से कहाँ चली गई। कितनी खुश थी वो बेटा तेरे आने की खबर में। उसने कहा पकवान बनाना है, मीठा बनाना है, ये बनाना है। अब देखो भला, रात भी होने को आ गई, रज्जो अभी तक नहीं आई। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं ढूंढने? रज्जो के ना आने से सभी परेशान थे। अचानक से खुशी का माहौल गम में बदल गया था। रात भर भोला, राधा और सौरभ रज्जो के आने का इंतजार करते हैं। रात से सुबह हो जाती है, लेकिन रज्जो घर वापस नहीं आती। अरे अरे कमली, कुछ सुना तूने? क्या हुआ मंजू दीदी? रज्जो दीदी का कल शाम से कोई पता ही नहीं है। ना जाने अचानक से रज्जो दीदी कहाँ गायब हो गई। अच्छा, पर तुम्हें किसने बताया? कल ही तो बोला भैया, पूरे गांव भर में रज्जो दीदी को ढूंढ रहे थे। सारे गांव में हल्ला मच गया। लोग बातें बनाने लगे। भोला गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मेरी रज्जो का कल शाम से कुछ अता पता नहीं है, न जाने कहाँ चली गई है। आप कुछ करिए सरपंच जी, कुछ तो करिए। भोला तुम फिक्र मत करो, रज्जो मिल जाएगी। तुम ये बताओ कि रज्जो को आखिरी बार कहाँ देखा था? सरपंच जी, खेतों पर काम कर रहे थे, उसी समय रज्जो झुमकी के साथ अकेली घर के लिए निकल गई थी। बस उसके बाद फिर। ओह, वो जंगल वाला खतरनाक रास्ता तुम्हारे खेतों की तरफ से ही तो होकर गुजरता है ना, है ना? अब जी सरपंच जी, पर रज्जो को उस रास्ते के बारे में अच्छे से पता है। वो कभी उस रास्ते का चयन नहीं करेगी। अब वो देखो, गांव के मुरली पंडित आ रहे हैं, एक बार उन्हें दिखवा लेते हैं, वो सही सही भविष्यवाणी करते हैं। पंडित जी इधर आइए, इधर आइए। भोला मुरली पंडित को बुलाता है और सारी बात बताता है। हाँ चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। मुरली पंडित आंखें बंद करते हैं। थोड़ी देर बाद ओम। हाँ, भोला तुम्हारी पत्नी उसी जंगल में है। क्या? पर वो जंगल में कैसे जा सकती है पंडित जी? उसे तो उस जंगल के बारे में सब कुछ पता है। फिर उसे वहाँ कौन ले गया? मतलब क्या? मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि तुम्हारी पत्नी उस जंगल में ही है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ रज्जो को लाने उस जंगल में। ठीक है? नहीं भोला, तुम्हारा उस जंगल में जाना ठीक नहीं है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सरपंच जी? रज्जो के साथ उस जंगल में कोई अनहोनी हो सकती है। मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। तभी सौरभ और राधा भी वहाँ आ जाते हैं। रुकिए पिताजी, आप यहीं पे रुकिए, मैं जाऊंगा उस जंगल में माँ को लाने। अरे बेटा, वो जंगल ठीक नहीं है, तू घर पे रहे, मैं लेकर आता हूँ तेरी माँ को। जा, तू घर पे जा। सरपंच जी और गांव के बाकी लोग बहुत मना करते हैं, लेकिन सौरभ किसी की भी नहीं सुनता और जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में चारों तरफ एक अजीब सा डर था।
न किसी पक्षियों की चहचहाने की कोई आवाज आ रही थी और न ही कोई जानवर उस जंगल में दिखाई पड़ रहा था। ये क्या बड़ा ही विचित्र जंगल मालूम होता है। ये तो ना कोई शोर है, ना किसी पक्षी की कोई चहल पहल। बड़ा रहस्यमयी जंगल मालूम पड़ता है। चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति पसरी हुई है। सौरभ जंगल के आगे बढ़ ही रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। हैं? ये गुफा कैसी है? मुझे उस गुफा में जाकर देखना होगा। कहीं माँ इस गुफा के अंदर तो नहीं है? उस गुफा में जाने पर सौरभ को एक अजीब सा डर था, लेकिन माँ को भी ढूंढना था। सौरभ जैसे ही उस गुफा के अंदर गया, वो देखता है पत्थर के एक बड़े से सिंहासन पर एक काली भैंस झुमकी बैठी हुई है। सौरभ झुमकी से अनजान था, क्योंकि जब भोला और रज्जू ने झुमकी को पाला था, उस समय सौरभ शहर में था। आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौन हो तुम? बड़ी ही विचित्र भैंस हो तुम। मैंने पहली बार किसी भैंस को बोलते हुए सुना है। सच सच बताओ, कौन हो तुम और इस जंगल में चल क्या रहा है? ये सारा जंगल खाली पड़ा है और शांति तो इतनी है जैसे अभी अभी किसी की मौत हुई हो। मातम छाया हुआ इस जंगल में। सही कहा तुमने, इस जंगल में अभी अभी किसी की मृत्यु ही हुई है और ये मातम उसी शोक का है। देखो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। क्या रहस्य है इस जंगल का और मेरी माँ कहाँ है? बताओ मुझे। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी माँ इसी जंगल में आई हुई है। हाँ हाँ, तुम्हारी माँ इसी जंगल में आई हुई है और वो यही है, लेकिन तुम इतनी आसानी से अपनी माँ को नहीं देख पाओगे। पर क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मतलब आखिर तुम चाहती क्या हो? और भैंस होकर तुम बोल कैसे पा रही हो? मैं कोई भैंस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक राजकुमारी हूँ, जिसे इस जंगल ने निगल लिया और मेरी ये दशा कर दी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम एक राजकुमारी हो तो इस रूप में कैसे हो? और तुमने मेरी माँ को क्यों कैद कर रखा है? देखो, मेरी बात समझो। मेरा परिवार बहुत परेशान है। मैं इतने दिन बाद शहर से लौटा हूँ। माँ से मुझे मिलना है। मुझे मेरी माँ को मुझसे मिला दो। कैसे भी करके मिला दो बस। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारी माँ के साथ। मैंने तो तुम्हारी माँ को सिर्फ इसलिए इस जंगल में कैद किया है ताकि तुम इस जंगल में आ सको। अरे तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? बताओ। मुक्ति, मुक्ति चाहिए मुझे, और वो मुक्ति मुझे तुमसे ही मिलेगी। कैसी मुक्ति? देखो, तुम जो चाहती हो मैं वो सब कुछ करूंगा, पर तुम मेरी माँ को छोड़ दो। उन्हें जाने दो। वो बेचारी। छोड़ दूंगी, पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरी माँ को एक बार दिखा दो बस। ठीक है, चलो मेरे साथ। झुमकी सौरभ को अपने साथ लेकर एक तालाब के पास पहुंची। वो रही तुम्हारी माँ तालाब के उस पार। सौरभ तालाब में जाने लगा, तभी झुमकी उसे रोक कर कहती है, ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। जरा गौर से देखो इस तालाब को, उसके बाद उतरना उस तालाब पर। सौरभ जैसे ही पास जाकर उस तालाब को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। क्या? इतने सारे मगरमच्छ? अरे देखो, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। बस मेरी माँ को कुछ मत करना। ये मगरमच्छों के ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे सब कुछ मंजूर है। बताओ मुझे क्या करना होगा। बताओ। मुझसे शादी। मुझसे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? क्या? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या कह रही हो तुम? क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसके कारण मेरा मृत शरीर फिर से जीवित हो सकता है। मृत शरीर? लेकिन तुम तो जिंदा हो। नहीं, मैं सिर्फ जिंदा शरीर हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कोई भैंस नहीं, बल्कि किशनगंज राज्य की राजकुमारी सुलोचना हूँ। मेरी ये दशा इस जंगल की वजह से हुई है। 1 वर्ष पहले की बात है। छाया या आश्रम नहीं दिख रहा था। ओह, कहाँ छे वो? अब
ये बारिश, ये तूफान, सब कुछ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। घर भी जाना है और ये पानी, अगर यही बारिश थोड़ी देर और रही तो मैं पूरी तरह भीग जाऊंगा। कुछ तो रास्ता दिखे मुझे कहीं सुरक्षित पहुंचने का। तभी उसकी नजर एक गुफा के मुंह पर पड़ी जो अंधेरे में छिपा हुआ था। बिना देर किए वो दौड़ते हुए गुफा में गया और अंदर खड़ा होकर अपनी सांसों को संभाला। हाँ, अब शायद मैं सुरक्षित हूँ। कम से कम बारिश तो अब नहीं भिगोएगी। अंदर गुफा में दो अजीब दृश्य थे। एक भेड़िया पत्थर का बना हुआ लग रहा था, पूरी तरह स्थिर, और दूसरा जीवित था। ये क्या है? एक तो पत्थर और ये दूसरा। और अब मैं क्या करूँ? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? कृपया मुझे जाने दीजिए, मैं गलती से यहाँ आया हूँ। मेरा कोई इरादा बुरा नहीं था। इस हिम्मत से तुम मेरी गुफा में घुसे हो? ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं। कृपया, मैं मदद कर सकता हूँ। जो भी आप चाहे मैं कर दूंगा। कृपया करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम हमारी मदद कर सके। आपकी मदद कैसे करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ जो पत्थर का भेड़िया है वो मेरा भाई है। हम दोनों पर कई साल पहले श्राप पड़ा था। हम जंगल में निर्दोष जीवों को नुकसान पहुँचा चुके हैं और एक जादुई हिरन ने हमें सजा दी। समझ गया, आपकी गलती का परिणाम है। ठीक है, मैं मदद करूँगा। कैसे मदद कर सकता हूँ? तुम्हें एक जादुई दुनिया में जाना होगा। वहाँ 3 दरवाजे होंगे। उस 3 दरवाजों के पार तुम्हें जादुई झील का पानी मिलेगा जिससे हम मुक्त हो सकते हैं। केवल एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति ही वहाँ जा सकता है। मैं कर सकता हूँ, मैं मदद करना चाहता हूँ। पहले उस पत्थर के भेड़ियों को छूना होगा, तभी जादुई दुनिया का द्वार खुलेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अर्जुन पत्थर बने भेड़िए के पास गया। उसकी हथेली से पत्थर की ठंडी सतह को छुआ। तभी गुफा के अंदर एक हल्की रोशनी फैली और 3 दरवाजे उसके सामने उभर आए। अर्जुन ने निश्चय किया और पहला कदम बढ़ाया। तभी दरवाजे से आवाज आई, अर्जुन, आज तक जो भी अंदर गया वापस नहीं आया। अगर तुम कार्य नहीं पूरा कर पाए तो तुम हमेशा के लिए अंदर कैद हो जाओगे। क्या तुम सच में अंदर जाना चाहते हो? हाँ, मेरे पास अब यही रास्ता है। अर्जुन अंदर जाता है। अचानक सब कुछ बदल गया। चारों ओर चमकते रंगों की लहरें, उड़ते रोशनी के कण, हवा में फूलों की खुशबू और सुनहरी रोशनी के बीच एक ऐसा संसार था जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या जगह है? ये सब इतना सुंदर और अजीब कैसे हो सकता है? ये सच में जादुई लगता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके सामने एक सुनहरा हिरन खड़ा था। आप वही हिरन है ना? वही जिसने उन दोनों भेड़ियों को श्राप दिया था? बस ये बातें छोड़ो। मैं जानता था तुम आओगे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारा असली काम शुरू होता है। तुम्हें हमारी रानी को इस श्राप से मुक्त करना है। रानी? कौन रानी? और किस श्राप की बात कर रही हैं आप? मैं यहाँ भेड़िए की मदद करने आया हूँ, वही मेरी नीयत है। सब ठीक है। तुम 3 प्रश्नों का सही उत्तर दोगे तभी तुम्हें मार्ग मिलेगा। पहले हमारे पास आओ। हिरन ने अर्जुन को एक सुनहरी रोशनी की ओर ले जाया। वहाँ एक सुंदर स्त्री की मूर्ति खड़ी थी। ये हमारी रानी है। इस पर श्राप पड़ा हुआ है। केवल तुम ही उसे मुक्त कर सकते हो। कैसे? मुझे बताइए। अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। तुम्हें उस नीले पेड़ तक जाना होगा। वहाँ तुम्हारे लिए 3 कठिन पहेलियाँ होंगी। उन्हें हल करने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि रानी को कैसे मुक्त किया जा सकता है। तभी तुम इस दुनिया से बाहर जा पाओगे। अर्जुन नीले पेड़ की ओर बढ़ा। उसकी शाखाओं से नीली रोशनी फैल रही थी। पेड़ ने अचानक बोलना शुरू किया। कौन हो तुम? और ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। कैसे हिम्मत हुई तुम्हें यहाँ आने की? मैं अर्जुन हूँ। मैं यहाँ भेड़िए की मदद करने आया हूँ। मेरा इरादा केवल सच्चाई और मदद करना है। तो सुनो, 3 कठिन पहेलियाँ हैं। अगर सही उत्तर दोगे तो तुम्हें मार्ग मिलेगा। मैं एक चीज हूँ जिसे जितना अधिक खींचो उतना ही लंबा हो जाता है। मैं बिना हाथ और पैर के चल सकता हूँ और बिना आवाज के बोलता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? ये शायद सांस या छाया। हाँ, छाया। जितना दूर सूरज उतनी लंबी।
सही।